हमने इस बात के ऊपर डिस्कशन की थी कि कैसे वेव ऑप्टिक्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को समझाता है। तो आज हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को समझेंगे। सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमको एक सिंपल सी बात बोलता है कि मेरे पास एक स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? ये स्नेल्स लॉ एक बड़ी सिंपल सी बात हमें कहता है कि हमारे पास मान लिया जाए दो डिफरेंट मीडियम, ऊपर मेरे पास रेयरर मीडियम है और हमारे पास ये नॉर्मल आपके पास है इसके इस सरफेस पे, और नीचे इसके डेंसर मीडियम है। ये मुझे पता है। यहां से एक लाइट इंसिडेंट होती है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये हमारे पास लाइट आगे की तरफ को चली जाती है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। लाइट बेंड कर जाती है टुवर्ड्स दी नॉर्मल, ये बेंड कर जाती है। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है, तो स्नेल्स लॉ हमारे को क्या कहता है? म्यू1 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ आई, ये वाला एंगल म्यू1 साइन ऑफ आई, ये हमारे पास एग्जैक्टली किसके बराबर होना चाहिए? म्यू2 इंटू साइन ऑफ आर। सो म्यू2 इंटू साइन ऑफ आर, म्यू2 इंटू साइन ऑफ आर। ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ये चीज मुझे रे ऑप्टिक्स में पता है और वैसे भी समझ में आनी चाहिए। म्यू1, फिर देखो म्यू1 रेयरर मीडियम साइन ऑफ आई, म्यू2 डेंसर मीडियम साइन ऑफ आर। तो ये मेरे पास क्या बन जाता है? स्नेल्स लॉ बन जाता है। लेकिन क्या वेव फ्रंट्स, क्या हमारे पास वेव ऑप्टिक्स सेम लॉ एक्सप्लेन कर सकती है? हाइगन से पूछा गया, तो हाइगन ने बोला व्हाई नॉट, मैं इस लॉ को प्रूव कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ द वेव थ्योरी। ने बोला कैसे? बोला कि हमारे पास यहाँ पर लाइट हमारे पास रेयरर मीडियम से ट्रेवल करके डेंसर की तरफ को जा रही है, तो ये लाइट हमारे पास इस वक्त कहां पर है? आपके पास रेयरर मीडियम में। ऑफ कोर्स ये रेयरर मीडियम में है और ये मेरे पास एक नॉर्मल है, और यहाँ पर ये मेरे पास दूसरा नॉर्मल है, और नॉर्मल के साथ ये रेयरर मीडियम के अंदर कितना एंगल बना रही है? आई बना रही है, तो ये भी एंगल हमारे पास आई हो जाएगा। ये मेरे पास लाइट है, याद रखना ये लाइट है, और ये लाइट नहीं है, ये मेरे पास नॉर्मल है, एन डैश और एन डबल डैश। ये पॉइंट मेरे पास ए, ये पॉइंट मेरे पास यहाँ पर आ गया बी। अब लाइट यहां पर गिर गई और ये मेरे पास रेयरर मीडियम आ गया। नाउ दिस इज द रेयरर मीडियम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर है? म्यू1। और ये मेरे पास है यहाँ पर डेंसर मीडियम, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 के बराबर है। अब होता क्या, जरा ध्यान से समझते हैं। होता ये बच्चा हमारे पास कि यहाँ पर रेयरर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट v1 के बराबर, यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट v1 के बराबर बिल्कुल होती है, v1 है, और हम डेंसर मीडियम में चले जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट कितने के बराबर आ गई? v2 मीटर पर सेकंड। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पाए? यहाँ पर v1, यहाँ पर v2, कौन सी बड़ी कौन सी छोटी? तो v1 इज ग्रेटर देन v2। ठीक, समझ गए। अगर मैं इसको यहाँ पर एक इंसिडेंट लाइट बनाऊं तो इसका वेव फ्रंट कैसे तैयार होगा? प्रॉब्लम तो वेव फ्रंट की है। अब अगर कोई लाइट पैरेलल बीम से चलती है तो उसका वेव फ्रंट क्या होता है? तो उसका वेव फ्रंट प्लेनर होता है। यह हमारे पास बन गया वेव फ्रंट। ये हरे रंग का मैंने क्या बना दिया? आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया। नाउ दिस इज द इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये वेव फ्रंट इस इंसिडेंट लाइट के साथ कितने एंगल पे होगा? 90 डिग्री पे होगा। इस वेव फ्रंट के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो सेकेंडरी का आपके पास क्या बन जाएंगे? सोर्स बन जाएंगे। अगर ये ए है तो मैं इसको सी मान लेता हूँ। ये वेव फ्रंट है। और क्या बोला हाइगन्स ने? ये बात बोली कि जो भी हमारे पास यहाँ पर वेव फ्रंट होता है उस वेव फ्रंट पे जितने पार्टिकल्स होते हैं जो आप सोच सकते हो, वो अब आगे चल के इस वेव को प्रोपोगेट करेंगे, इस वेव को आगे की तरफ को चलाएंगे। और वेव कैसे चलती है अगर आपको याद हो तो हम जब भी कोई वेव फ्रंट लेते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं कंचन, हम क्या करते हैं? ज्ञान, हम क्या करते हैं? उनको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, और वो सर्कल का रेडियस क्या होता है? ज्ञान, उस सर्कल का, ऋषभ, उस सर्कल का रेडियस क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय टाइम टी।
तो ये चीज है। इसका मतलब यहां से हमारे पास ये सारे ए बी सी जितने भी हमारे पास है, ये वेव फ्रंट के अंदर सोर्स बन चुके हैं। ये सोर्स है, इनके पास इंफॉर्मेशन है। यहां से वेव कहाँ की तरफ को ट्रेवल करेगी, आगे की तरफ, और ये आगे ट्रेवल करती है। आप बोलो इनको सेंटर मान के हम एक सर्कल, एक सेमी सर्कल सोच लो यार, कि मुझे सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जिसका रेडियस क्या होगा, स्पीड ऑफ द लाइट मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। चलो, इसका मतलब बच्चे, अगर मैं ए को सेंटर मानता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं ए को सेंटर मान के एक सर्कल को ड्रॉ करता हूं, तो ये सर्कल आपके पास ऐसे बन जाएगा। यस और नो, हाँ या ना, बताओ बच्चे। इस ए को सेंटर मान के मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, क्यों? क्योंकि ए वेव फ्रंट का पार्टिकल है। वेव फ्रंट के पार्टिकल को हम सेंटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हैं, जिसका रेडियस स्पीड ऑफ द लाइट इनटू टाइम। अब क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पर वेलोसिटी v2 है। मान लो कि t टाइम तक वेव यहाँ पहुंच रही है, तो इसका रेडियस क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है इसका रेडियस क्या होगा? तो इसका रेडियस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द लाइट मल्टीप्लाइड बाय t। मान रहे हो मेरी बात को? मेरी बात को मानते हो बच्चे? अब बताओ कि जो मेरे पास नेक्स्ट वेव फ्रंट बनता है, वो इन सभी सेमी सर्कल्स का क्या होता है, बताओ शाबाश बच्चे? कॉमन टेंजेंट होता है। मेरी बात को हाँ या ना बोलते रहना। समय, मेरी बात को बच्चे यहाँ पर हाँ या ना बोलते रहोगे तो आपको समझ में आएगी। आपको जो बच्चे नॉन मेडिकल के हैं, पता है ना टेंजेंट क्या होता है? ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, मेरे पास बताओ ये टेंजेंट है या फिर ये टेंजेंट है? मुझे बताओ, एक्स टेंजेंट है या वाई टेंजेंट है? ऋषभ बताओ। वाई टेंजेंट है। अब इसका मतलब बच्चे, ये इस ए को मैंने एक सेंटर माना, इस ए को मैंने सेंटर मान के एक सेमी सर्कल बनाया, तो जो नेक्स्ट वेव फ्रंट होगा वो इस सर्कल का क्या होगा, वो इस सर्कल का क्या होगा, वो इस सर्कल का क्या होगा? ज्ञान बता क्या होगा वो इस सर्कल का? तो वो इस सर्कल का टेंजेंट। तो ये लो जी, मैंने टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया, ये टेंजेंट यहाँ चला गया। मेरी बात को समझ गए? ये टेंजेंट आपके पास यहां से यहाँ की तरफ को चला गया, हाँ या ना? हाँ या ना? तो जो अब ये वेव फ्रंट बना है, क्योंकि ये दूसरे मीडियम के अंदर बना है, तो ये कौन सा वेव फ्रंट माना जाएगा? शाबाश बता दो। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट माना जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर ये बी डी आपके पास कौन सा वेव फ्रंट है? रिफ्रैक्टेड। एसी कौन सा वेव फ्रंट है? इंसिडेंट है। अब बात करते हैं, जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो कहां पर आती है? वो दूसरे मीडियम में आती है। जब वो दूसरे मीडियम के अंदर आती है तो ये यहां से यहां पर चली जाती है, हाँ या ना? मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, और रिफ्रैक्टेड लाइट कितना एंगल बनाती है बच्चे मेरे पास? आर। अब रहेगी ज्योमेट्री की बात। मुझे एक बात बताओ, ज्योमेट्री देखते हैं। अगर मैं ज्योमेट्री देखूं, ये आई है, तो कोई बच्चा बता सकता है ये कितना होगा आपके पास? तो आप बोलोगे सर 90 माइनस आई। अगर ये 90 माइनस आई है, कोई बच्चा बता सकता है ये एंगल कितने के बराबर हो जाएगा? अब ध्यान से देखते चलना, ये मेरे पास आर है, तो ये डॉटेड वाला क्या है? आई माइनस आर, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ये ब्लैक कलर की लाइन और ये रेड कलर की लाइन परपेंडिकुलर है। ये आर है तो ये 90 माइनस आर। अब ये भी परपेंडिकुलर है। अब बताओ ये 90 माइनस आर है, कोई बच्चा बता सकता है ये वाला एंगल कितने के बराबर होगा? कितने के बराबर होगा? मेरी बात को समझ पा रहे हो? जरा ध्यान से देखो, ये वाली दो लाइन मैं अभी आपको यहाँ पर शो करता हूँ। ये वाली लाइन जो अभी मैंने येलो कलर की खींची है, और ये येलो की लाइन, दोनों के बीच का एंगल कितना? समय, ऋषभ, लोकेश, इसमें से ये आर निकाल दो, तो ये बाकी का बचा हुआ कितना हो जाएगा? बताओ ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। 90 माइनस आर। तो ये मेरे पास 90 माइनस आर है। जो हमारे पास वेव फ्रंट होता है वो लाइट के परपेंडिकुलर होता है, तो ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये दोनों 90 है, तो ये 90 माइनस आर। तो बच्चे बताओ ये वाला एंगल कितने के बराबर हो जाएगा? बोलो ना बच्चे, ये आर के बराबर हो जाएगा। ये पॉइंट जिस दिन मुझे समझ में आएगा बच्चे, मैं रट्टा क्यों मारूंगा? मुझे एक बात बताओ, मैं रट्टा क्यों मारूं? मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं हम रट्टा मार लेंगे। मैं क्यों रट्टा मारूं बेटा? मुझे जब समझ में आ रही है चीजें, तो ये मेरे पास यहाँ पर आपके पास आ गया आर। अब बात करते हैं कि मेरे को लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बनाना बहुत इजी है। क्या मुश्किल है इसमें से, मुझे बताओ। मैं वो सारी चीजें जो करके आ रहा हूं वो मैं आपको समझा रहा हूं, मुझे किसी चीज की भागदौड़ नहीं।
किसी चीज की भागदौड़ नहीं है। मुझे पता है कि हम इसको वेल विद इन टाइम कर लेंगे। बच्चे के सर भागो भागो जल्दी जल्दी, अरे यार जल्दी करना है तो बच्चे +1 में भी आप जल्दी करके आए हो। अगर +1 के अंदर देखा जाए तो ये वेव फ्रंट +1 का टॉपिक है, ये वेव ऑप्टिक्स +1 का टॉपिक है। हम वहां जल्दी करके आते हैं और यहाँ पर बच्चे हम जल्दी करते हैं। रिजल्ट ये होता है कि बच्चे को भी बोल दिया जाता है, अरे यार कर लिया ना आपने, कर लिया हो गया काम खत्म। अब बच्चा बोलता है कि अच्छा हो गया। याद रखना, जो बच्चे मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर कंट्रोल करके लेके आते हैं उनका बच्चा आपके पास, और मैं आपको फिर एक बात बता रहा हूँ, एक जो रे ऑप्टिक्स है और एक जो सेमीकंडक्टर है, यही आपके 14 या 15 नंबर का आएगा। और जो बच्चा इसमें चला, और सेमीकंडक्टर फिजिक्स को तो समझना मतलब खतरनाक है, जैसे ये है वैसी वो है। कोई बच्चा किसी भी तरीके से बच्चा आप उसको समझ नहीं, बेटा वो टॉपिक ही ऐसे है जो टॉपिक के अंदर बहुत इन डेप्थ जाना पड़ता है। जैसे इसमें बता रहे हैं, ये अब आप कहीं किसी बुक में पढ़ लो, उसने तो डायरेक्ट दे दिया हुआ है। ये मेरे पास रिफ्रैक्टेड, ये इंसिडेंट, पर मुझे स्नेल्स लॉ को प्रूव करना है। कैसे प्रूव करते हैं, देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, फोकस करिए। यहाँ पर ये एडी क्या चीज है, मुझे तो पहले बताओ इसमें से एडी। तो आप बोलोगे सर एडी जो है ना, ये हमारे पास रेडियस है, इस सेमी सर्कल का रेडियस है, क्योंकि ये ए सेंटर है और डी बच्चे इसका लास्ट पॉइंट है, तो टेक्निकली तो बच्चे ये हमारे पास रेडियस है। बताओ इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, V2 इंटू टी, ये पहली चीज है। कोई बच्चा मुझे बता दे सीबी क्या चीज है, कोई बच्चा बता दे सीबी। तो सीबी भी तो बच्चे लाइट वेव जा रही है, यहाँ पर लाइट की स्पीड कितने के बराबर है, v1, और वेव फ्रंट एक जगह से दूसरी जगह पे सेम टाइम पे जाता है, तो ये मेरे पास आ गया v1 इंटू टी। तो कोई बच्चा बता दे यहाँ पर सीबी की वैल्यू किसके बराबर है, तो आंसर आ जाएगा v1 इंटू टी, ये सेकेंड इक्वेशन। ये देख लीजिए, ये v1 इंटू टी, ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है आपके पास, v1 है, यहाँ पर एडी v2 इंटू टी, और देखो दिखाई भी दे रहा है यहाँ पर सेम टाइम में लाइट सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, कम डिस्टेंस कवर कर रही है। बताओ यहाँ पर लाइट कम, और क्यों कम डिस्टेंस कवर कर रही है, बताओ बच्चा, डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। और हमारे पास यहाँ पर ये t इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुई t, और सेम टाइम पे रेयर मीडियम में इसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, जो लॉजिकल है। सारी चीजें लॉजिकल हम बात कर रहे हैं, हम कोई इलॉजिकल बात नहीं कर रहे, हम बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहे कि ऐसा होना चाहिए और ऐसा ही हो रहा है, कि वेव फ्रंट वैसा ही बन रहा है। चलो अब चलते हैं, अब मैं देखता हूं कि आपकी ज्योमेट्री की समझ कितनी है। इन ट्राइंगल एबीसी, दिखाई दिया है ट्राइंगल एबीसी, इसमें कोई बच्चा बता दे साइन ऑफ आई किसके बराबर है, जल्दी बता दे कि साइन ऑफ आई किसके बराबर है। देखो जरा मैं देखता हूँ साइन का क्या फंक्शन होता है, साइन क्या होती है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन आपके पास हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर बीसी आ गया, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या आ गया बच्चे, आपके पास ए बी आ गया, ये हमारे पास है। BC हमारे पास V1 इंटू टी, और नीचे बच्चे मेरे पास AB आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया, आपके पास थर्ड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन आ गई, फर्स्ट और टू थर्ड। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा बच्चे, A और D और B। अगर ये ट्राइंगल नजर नहीं आ रही तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। नजर आ रही है बच्चे, A D और B, ये रहा D यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। तो इसमें साइन ऑफ आर कौन बच्चा बताएगा, अब बच्चा बोलेगा सर मैं नहीं बताऊंगा, बाकी आप जिस मर्जी से पूछ लो। यहाँ पर मेरे पास ये बन जाएगा आपके लिए एडी परपेंडिकुलर, क्योंकि बेस के साथ एंगल बनता है, तो एडी परपेंडिकुलर आ जाएगा। और बच्चे डिवाइडेड बाय मेरे पास ए बी, क्योंकि इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज ए बी बन जाएगा, और ये मेरे पास आ जाएगा V2T अपॉन मेरे पास ए बी। ये मेरे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब करना क्या, करना ये बच्चे, हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये अगर मेरे पास डिवाइड होगी, साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, अगर ये मेरे पास डिवाइड हो गया तो मेरे पास क्या आएगा, V1T डिवाइडेड बाय ए बी, एंड डिवाइडेड बाय V2T, एंड बच्चे हमारे पास यहाँ पर ए बी, तो ये कैंसल, और मेरे पास आ गया V1 अपॉन V2, ये आ गया, ये हमारे पास आ गई फिफ्थ इक्वेशन। देखो हमको बिल्कुल ढंग से काम करना है, बिल्कुल ढंग से यहाँ पर काम करना है। मेरे अभी जिन बच्चों से बातचीत होती रहती है कि बच्चों से, वो अभी बोर्ड का रिजल्ट आया नहीं,
और बेटा वो मतलब कि एक तरीके से बोर्ड का रिजल्ट आया नहीं, लेकिन वो बच्चा हमारे पास जिसको ये बोल सकते हैं कि ज्यादा फिक्रमंद हो गए कि भैया आगे क्या होगा। भैया आगे तभी होगा कुछ जब बोर्ड में आपके मिनिमम 80% नंबर आएंगे। आप जो मर्जी कर लीजिए। अभी कल परसों एक बच्चे से बात हो रही थी, बच्चा बोलता है सर मैंने फलाना फलाना टेस्ट दिया, मेरे 2-3 टेस्ट उसके सारे निकल गए और मेरे को लगता है कि मैं मेरी वहां पर हो जाएगी एडमिशन। और मैं बोला काके, मैंने सोचा, मैंने चलो एक पर्सन को एक लेवल के बाद समझाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो पर्सन को लगता है कि पता नहीं यार मेरे में ऐसी क्या खास बात है कि ये पर्सन मेरे को समझा रहा है। तो मैंने भी ये सोचा कि अगर इतना ही आसान होता, और इंडिया के अंदर तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। अभी आपने सिर्फ एक छोटा सा सैंपल देखा है, एक छोटी सी सिटी, एक छोटे से स्कूल का, और वो बहुत स्मार्ट है, वो हमसे ज्यादा। और इवन कई ऐसे बच्चे मैंने देखे जिनको हमसे ज्यादा नॉलेज होती है कि सर ये पेपर ऐसे, ये पेपर ऐसे करते, ऐसे करते। मैंने बोला बेटा अब सोचा, बोलना तो बच्चे जरूरी नहीं था, क्योंकि अब वो कोई पर्सन स्टेप उठाता है तो बहुत सोच समझ के स्टेप उठाता है। तो मैंने उसको पहले तो समझाया मैंने कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे आप खुद सोचो कि हर बच्चा अगर इस टेस्ट को देगा तो आपसे कितना कैलिबर वाला बच्चा, आपने पहले दिन पेपर दिया तो निकाल दिया, कोई ऐसा बच्चा भी होगा जो पता नहीं 2 साल से इसी पेपर की तैयारी कर रहा होगा। नहीं सर, मैं सोच लिया बस अब मेरा तो हो गया। ठीक है भैया, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले बोर्ड के अंदर नंबर लेने, अब बोर्ड के अंदर अगर नंबर नहीं आएंगे, ये बिल्कुल मैं आपको सही बात बोल रहा हूँ, बोर्ड के अंदर नंबर नहीं आएंगे फंस जाओगे आप, क्योंकि सीबीएसई कहीं पर भी मूड में नहीं है आपको ज्यादा नंबर देने के। अब मेरे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे सर C/V1, ये रेयर मीडियम के लिए। सो देयरफॉर V1 का मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, C/μ1। एंड आल्सो इसी तरीके से V2 आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, C/μ2 के बराबर आ जाएगा। ये मेरे पास आ जाती है 60। अगर मैं यहां पर इसमें इनकी वैल्यूज को डाल देता हूं तो साइन ऑफ आई किसके बराबर आ जाएगा, साइन ऑफ आई V1, तो C/μ1 डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R। और ये बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा, C, और μ2 आपके पास ऊपर की तरफ, C से C कैंसल हो जाएगा। एंड देयरफॉर अब देखो बच्चे, मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ R, एंड दिस इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1। अब लास्ट रह गया, उसके बाद यू विल एप्रिशिएट द हाइगन्स थ्योरी। आप हाइगन की थ्योरी को एप्रिशिएट करोगे कि उस पर्सन ने लाजवाब यहाँ पर लॉ दिया, बहुत लाजवाब लॉ दिया। जरा चेक करो, हमने जहां से शुरू किया था स्नेल्स लॉ से, हम वहीं पहुंच गए। μ1 साइन ऑफ आई इज इक्वल टू μ2 साइन ऑफ आर, μ1 साइन ऑफ आई, μ2 साइन ऑफ आर। जरा हाइगन थ्योरी पे देखो हमारे पास क्या गिवन है, μ1 साइन ऑफ आई, μ2 साइन ऑफ आर। हंस प्रूफ कितने नंबर का आएगा ये, अगर आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है तो दिस विल कम एटलीस्ट फॉर द 3 मार्क्स। ओके, ये पोर्शन हमारे पास यहाँ पर खत्म होता है। एक चीज इसमें से रह गई है, और वो चीज रह गई है जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ को जाएगी। ट्राई करना, नहीं होगा यू विल आस्क मी, मैं आपको उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन दे दूंगा। नेक्स्ट वन, अब क्या करें, नेक्स्ट वन, अब हम यहाँ पर वेव थ्योरी को विग्रसली पकड़ने की कोशिश करते हैं, विग्रसली। इसके लिए मुझे 2 से 3 चीजों के ऊपर पहले कमांड होना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले मुझे इक्वेशन ऑफ वेव पता होनी चाहिए। सबसे पहले मुझे इक्वेशन ऑफ वेव पता होनी चाहिए। अगर आप में से किसी बच्चे को इक्वेशन ऑफ वेव नहीं पता है, या इक्वेशन ऑफ वेव के बारे में कम पता है +1 से, या भूल चुके हैं, तो वेव की इक्वेशन जो होती है y, x और t। मैं तभी बोल रहा हूं कि आज का लेक्चर क्यों डिसिसिव है, क्योंकि मैं इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप +1 से पढ़ के आ रखे थे, मैं यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सीधा करवाना स्टार्ट कर दूंगा, नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लाइफ के अंदर इसका हर क्वेश्चन करें। और मुझे पता है कोविड की वजह से बच्चों का वेव चैप्टर बहुत कमजोर रह जाता है, करवाया नहीं जाता है, बोला जाता है स्कूल में नहीं आएगा तो आप क्यों कर रहे हो, लेकिन उसका इफेक्ट बाद में पता लगता है जब बच्चा वेव ऑप्टिक्स पढ़ने लगता है। मैं ये अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूं, लेकिन आप भी इस बात को समझिए कि भाई सामने वाला पर्सन इस बारे में सोच रहा है, हमारे बारे में सोच रहा है।
कल को ये ना पता सर आप सर ये करवाने की तो आपको कोई जरूरत ही नहीं थी। भाई ऐसा अगर लग रहा है किसी बच्चे को तो मुझे बता दो कि सर इसको करवाने की जरूरत नहीं, आप आगे चलो, मुझे बता दो, मैं करवा दूं कि आगे चलो। क्योंकि बाद में बच्चा पसंद नहीं करता ना इस चीज को, कई बच्चे पसंद नहीं करते हैं इस चीज को, अरे यार ये तो आता था, अरे ये तो आता है तो बता दो, नहीं आता तो जल्दी बताओ बच्चे। करें, स्टार्ट करें यहीं से, बोलो। यस सर। करवा दो सर। इज इक्वल टू एक्स, करवा दो। मैं करवा देता हूँ। यहां पर बच्चा हमारे पास ए साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। जैसे मैं इस इक्वेशन पे फोकस कर रहा हूं, आपका फोकस बहुत अच्छे से यहां पर होना चाहिए। इसका मतलब क्या? इसका सबसे पहला मतलब यह बच्चे, अगर मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ये मेरे पास मीडियम के पार्टिकल्स हैं जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर, ये मीडियम के पार्टिकल्स जब मूवमेंट करते हैं तो इनमें एक वेव तैयार होती है। हमारे पास मीडियम के पार्टिकल्स के पास इलास्टिसिटी होती है। इस इलास्टिसिटी की वजह से मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपके पास प्लस ए और माइनस ए के बीच में विचरते हैं, यानी कि ये बच्चे हमारे पास ऊपर नीचे ट्रेवल करते हैं, जिनको हम एम्पलीट्यूड ऑफ वेव बोलते हैं। मीडियम के पार्टिकल ऊपर नीचे ट्रेवल करते हैं। जैसे आप में से कोई बच्चा अगर जिम में जाता है तो जिम में रस्सी होती है और रस्सी पे वेव को बनाने के लिए आप अपने हाथ को एक रस्सी के हॉरिजॉन्टल लेवल से एक लेवल ऊपर और एक लेवल नीचे लेके आते हो। आप उस लेवल को क्या बोल सकते हो? एम्पलीट्यूड, क्योंकि रस्सी उस लेवल से ऊपर की तरफ को नहीं जाती, उसके बाद नीचे आ जाती है। एम्पलीट्यूड। हमारे पास यहाँ पर वेव का कोई सोर्स है, सपोज ये हमारे पास यहाँ पर वेव का कोई सोर्स है आपके पास जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है। जब इसमें वेव आपके पास ट्रेवल करती है, मीडियम के पार्टिकल्स के पास आपके लिए कोई वेव ट्रेवल करती है, तो वो वेव हमारे पास कुछ इस तरीके से आपके पास ट्रेवल करती है। ये तो एक बड़ी जर्नल सी पिक्चर है, ये आप सबको पता होगा कि वेव चलती है। तो ए मेरे पास एम्पलीट्यूड है, यानी कि मीडियम के पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ते, मीडियम के पार्टिकल्स वहीं पर है, ये मफलर में जब वेव प्रोड्यूस होती है तो मफलर के पार्टिकल्स वहीं पर है, लेकिन आपके पास कुछ डिस्टरबेंस है जो ट्रेवल कर रही है, ऊपर जाकर नीचे जाकर आगे जा रही है, वो डिस्टरबेंस है। और जिस पार्टिकल के पास ये डिस्टरबेंस आती जाती है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को छोड़ के ऊपर जाकर नीचे आता है। और हमारे पास ये डिफरेंट जगहों के ऊपर डिफरेंट पोजीशंस लेते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स। क्या सभी पार्टिकल्स एम्पलीट्यूड पे होते हैं? नहीं। क्या सभी मीन पोजीशन पे होते हैं? नहीं। कुछ पार्टिकल्स मीन पोजीशन से थोड़ा ऊपर होते हैं, थोड़ा आगे होते हैं, थोड़ा नीचे होते हैं और वेव प्रोपोगेट कर जाती है। एक है ए बच्चा हमारे पास है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। अब ध्यान से समझते जाना, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव एनर्जी के साथ जुड़ी हुई होती है, तो ये एनर्जी के साथ आपके पास जुड़ी हुई होती है। अब वेव थ्योरी क्या कहती है, ध्यान से समझना। वेव थ्योरी आपको ये कहती है कि एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा कि आपकी एनर्जी कितनी है, एम्पलीट्यूड डिसाइड करेगा एनर्जी या इंटेंसिटी। सो पहला कॉन्सेप्ट बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? इंटेंसिटी। द इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर मतलब एम्पलीट्यूड अगर डबल होगा, एम्पलीट्यूड अगर डबल हो जाएगा तो इंटेंसिटी डबल होगी कि 4 टाइम्स हो जाएगी? तो आंसर है 4 टाइम्स हो जाएगी। ये पॉइंट याद रखना, बहुत काम आएगा। अब चलते हैं आगे। तो ये आपके पास एम्पलीट्यूड हो गया कि पार्टिकल्स अपनी जगह नहीं छोड़ रहे, ये पार्टिकल्स वहीं पर है, ये अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं। तो हमारे पास अब दूसरा बच्चा बोलेगा सर ये y क्या है और ये x क्या है? तो मान लिया जाए कि ये वेव आपके पास यहां से यहां पर पहुंच गई x किसी डिस्टेंस पे, तो x क्या है? x बच्चा हमारे पास यहां पर आ जाती है वेव की लोकेशन। क्या आपके पास वेव कहां पर लोकेटेड है? हमारे पास वेव कहां पहुंच गई है? आपकी वेव कहां पर पहुंच गई है? तो हमारी वेव x पे पहुंच गई, ये हमको पता लग गया, ये वेव की लोकेशन है। तो सर फिर y क्या है? y आपको बता रहा है कि वेव जिस पार्टिकल के पास पहुंची है, वेव हमारे पास जिस पार्टिकल के पास पहुंची है वो पर्टिकुलर पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से कितनी ऊपर की तरफ है।
ये y आ गया। y आपके पास यहाँ पर क्या y इज दी, ये ध्यान रखना बच्चे, y हमारे पास क्या बच्चे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये बच्चे हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है, जिस पार्टिकल के पास ये वेव पहुंच गई है, वेव पहुंची है एक्स पे, और मैं बोल रहा हूं जिसके पास ये वेव पहुंची है वो पार्टिकल कहां पर है, तो आप बोलोगे वो पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन को छोड़ के वाई डिस्टेंस ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता है। और ये पार्टिकल कितनी मैक्सिमम दूर जा सकता है, या तो प्लस से या फिर माइनस से, तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल है। टी बच्चा हमारे पास क्या, टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये वेव t इज इक्वल टू 0 पे चली और t इज इक्वल टू t पे यहाँ पहुंच गई, तो ये भी पता लग गया। अब पॉइंट आ गया, मुझे ये पता लग गया, मुझे टाइम पता लग गया, मुझे यहाँ पर y पता लग गया, एम्पलीट्यूड पता लग गया, अब ये साइन। अब यहाँ पर जो बच्चे नॉन मेडिकल के साइन या कॉस, ये कौन से फंक्शंस हैं, पीरियोडिक है कि नॉन पीरियोडिक है, पहले तो मुझे बताओ। पीरियोडिक। ये पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब बच्चे ये फंक्शन किसी भी रिपीटेड मोशन को बोलते हैं, तो वेव पार्टिकल्स की रिपीटेड मोशन की वजह से बनती है। ऐसे ऐसे पार्टिकल, अब जैसे पिस्टन मूव करता है वो बार बार एक ही जगह पे एक जैसे मोशन करता हुआ नजर आता है, इस वजह से वेव के अंदर हम साइन को यूज करते हैं। तो फिर बच्चा बोलता है सर ये ओमेगा क्या है, ये के क्या है, ये चीजें क्या है, तो मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें समझा देता हूँ। हमारे पास जब कहीं पर वेव चलती है तो उसके पास एक टाइम पीरियड होता है, एक साइकिल होती है, ये आपको पता होगा, ये वेव की हमारे पास एक साइकिल होती है ना, और नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट सेकंड क्या हो जाती है आपके पास, बताओ। दिस इज वन साइकिल, वन क्रस्ट एंड वन ट्रफ, ये एक साइकिल है, ये क्रस्ट है और ये बच्चा हमारे पास ट्रफ आ जाता है ना। अब ध्यान से समझना, फोकस करना, हम इस क्रस्ट से लेकर ट्रफ के बीच का जो एक साइकिल होती है, वन साइकिल, उसके टाइम को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, उसके टाइम को हम यहाँ पर क्या बोल देते हैं, टाइम पीरियड। तो ये मेरे पास एक साइकिल होगी, इस एक साइकिल का टी मेरे पास क्या आ गया, टाइम पीरियड। ये सब यूज होने वाला बच्चे, ये +1 के सारे कॉन्सेप्ट यूज होने वाले, ये मत समझना क्या आपको +1 में ये नहीं करवाया गया तो +2 में यूज नहीं होगा। +2 में मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर फंसेंगे। और यहां पर मेरे पास इनवर्स ऑफ टाइम क्या होता है, जल्दी बताओ, तो इनवर्स ऑफ टाइम क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। और जब आप इस फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हो तो ये ओमेगा आ जाती है, विच इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम यहां पर क्या बोल देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नाउ यू हैव एन ऑप्शन, क्योंकि अभी बच्चे आपके स्कूल भी नहीं लग रहे हैं, सब कुछ है, मैंने वेव्स चैप्टर +1 में करवाना। अगर आप में से कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो मुझे मैसेज कर देना, उसको मैं लिंक भेज दूंगा, जैसे ही वेव चैप्टर स्टार्ट होगा मैं एक बार क्लास में अनाउंस कर दूंगा, तो बच्चे आप लगा दीजिए, फिर ये और भी बढ़िया हो जाएगा, फिर आपका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। तो ये ओमेगा आ गया। फिर हमारे पास आ जाता है के। अब ये के क्या है बच्चे, के को हम बोलते हैं वेव नंबर, अगर याद नहीं है तो ये वेव नंबर है हमारे पास, और ये वेव नंबर पता है किसके बराबर होता है, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा, जहां पर लैम्डा मेरे पास क्या है, वेव लेंथ, लैम्डा हमारे पास क्या है, वेव लेंथ। अब एक बात बताता हूँ, कोई बच्चा बोलता है कि सर मुझे ये पढ़ने की जरूरत क्यों है, तो मैं उसको बोलता हूँ तुमने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किया था वहां पर 2 फोर्सेस आपने कैसे ऐड की थी, तो बच्चा बोलता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या आपने उसको पहली बार पढ़ा कि +1 में पढ़ के आए, सर +1 में पढ़ के आए थे, तो फिर उसकी जरूरत यहाँ क्यों पड़ी, बच्चा बोलता है क्योंकि सर प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है। आपने सर्कुलर मोशन +1 में पढ़ा, वर्क पावर एनर्जी वहां पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी वहां पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी वहां पढ़ा, आपने सारी चीजें तो एनर्जी वहां पढ़ी है, तो वो सारी चीजें यहाँ अप्लाई होती है। इस वजह से हम जब भी किसी बच्चे को +1, तो हम बोलते हैं +1 के ऊपर फोकस करो, आपका +2 का टॉपिक बहुत मिनिमम है। लेकिन क्या है कि अगर मेरी +1 स्ट्रॉन्ग है तो मैं बड़े आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बच्चे हमारे पास लैम्डा। अब अगर किसी बच्चे से बोला जाए वेवलेंथ क्या होती है तो वो क्या जवाब देगा, द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ, यानी कि एक, या फिर कई बच्चे इसको भी लैम्डा आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक क्रेस्ट और एक ट्रफ के बीच का ये टोटल डिस्टेंस, ये भी बच्चे हम लैम्डा के टर्म्स के अंदर लिख सकते हैं। तो ये लैम्डा आ गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि वेव स्पीड कैसे बता सकते हैं।
अगर कोई वेव स्पीड को बताना चाहे तो वो वेव स्पीड कैसे बताते हैं? वो वेव स्पीड होती है ओमेगा बाई के। सिंपल। आपके +1 के अंदर टीचर आपको क्या बोलता है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, और ऐसी इक्वेशन देके वो बोलता है वेव की स्पीड बता दो। तो जो टाइम के साथ है और जो बच्चा हमारे पास x के साथ है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, ये वेव की स्पीड बन जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। क्या सर ये +2 में पूछा जा सकता है? बिल्कुल 101% पूछा जा सकता है। ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पर खत्म होता है। लेकिन अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, फेज। किसी बच्चे को पता है क्या आपके घर के अंदर जब लाइट चली जाती है तो हम क्या बोल देते हैं कि ये फेज चला गया, दूसरे फेज से लाइट आ रही है? कभी फेज वर्ड सुना आपने? PHASE फेज वर्ड। कभी फेज वर्ड सुना आपने बच्चे? फेज। अच्छा मैं बताता हूँ। हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ के कई फेजेस हैं, उतराव चढ़ाव। यानी कि फेज को अगर मैं हिंदी के अंदर या बच्चा अगर हम प्रॉपर ठेठ भाषा में बोले तो उतार चढ़ाव एक तरीके का फेज होता है। और वेव क्या है बच्चे? वेव भी तो एक तरीके की हमारे पास क्या, उतार और चढ़ाव। फेज। फेज बच्चा हमारे पास, हम बोलते हैं यार जैसे विराट कोहली है तो क्या बोलोगे, उसका फेज कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है कि बुरा चल रहा है? बोलो। बुरा। बुरा, बहुत बुरा चल रहा है भाई, बहुत खतरनाक है। तो कैप्टन कर लिया इंडिया क्रिकेट टीम का कोई कि अभी की नहीं? केएल राहुल। किसको बनाया? केएल राहुल को। केएल राहुल। ठीक है, ठीक है। केएल राहुल बेचारा बीच में कंट्रोवर्सी में फंसा था, लेकिन ठीक है, चलो देखते हैं हम। चलो इस पे छोड़ते नहीं तो क्रिकेट की डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हमारे पास बुरा फेज, अच्छा फेज, क्योंकि हम बोलते हैं यार ये फेज वैसे ही है जैसे बचपन में था, उतार चढ़ाव, दौर दौर, एक युग, मतलब ये फेज होता है। फेज बच्चे हमेशा टाइम के साथ एसोसिएट करते हैं या किसी पोजीशन के साथ कि ये फेज है, ये हमारी लाइफ का फेज है। जैसे आप बोलते हैं यार तुम्हारा स्टूडेंट लाइफ का फेज चल रहा है, क्योंकि वो मेरे से पहले गुजर चुका है तो मैं जानता हूं कि एक फेज है। टिग्नोमेट्री के अंदर ये वाली जो टर्म होती है इसको फेज बोलते हैं। याद रखना, इसको हम क्या बोलते हैं? फेज। नॉट दिस इज द फेज। और याद रखना वेव ऑप्टिक्स या वेव के अंदर ये फेज ही है जो सारे फसाद की जड़ है, ये फेज है। अभी अब बच्चा बोलता है सर इसका मतलब क्या हुआ, मैं उसको बोलता हूँ फेज। यानी कि मैंने क्या बोला कि ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ये मेरे पास एक फेज है फाई। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे टी और एक्स चेंज होता रहेगा, टी और एक्स चेंज होता रहेगा, तो इन फाई की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी। अगर फाई की वैल्यू चेंज होगी तो साइन ऑफ फाई की वैल्यू भी क्या होती रहेगी? बताओ शाबाश। ये चेंज होती रहेगी कि कांस्टेंट रहेगी? तो आप बोलोगे सर ये चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? साइन 0 से कहाँ की तरफ को जा सकता है? हाफ की तरफ। हाफ से 1/√2 की तरफ, फिर √3/2 की तरफ, फिर बच्चा हमारे पास 1 की तरफ, है ना? तो ऐसा करते करते फिर हाफ आ जाएगा, फिर 1/√2, फिर √3/2 और फिर 0 हो जाएगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा होता है ना बच्चे हमारे पास। फिर बच्चे ये वैल्यूज अपने आप को रिपीट करती रहती है, तो ये फेज होता है। किसी भी टिग्नोमेट्री के अंदर जो आर्गुमेंट होता है साइन के साथ वाला, उसको हम फेज बोलते हैं। दिस इज द फेज। इसका मतलब मेरे पास जितनी भी वेव्स चलती हैं उन वेव्स की लोकेशन बताने के लिए, उनके टाइम के ऊपर वाई की वैल्यू को बताने के लिए मेरे को फेज की जरूरत है। मुझे फेज के बारे में पता लग जाएगा कि उसका फेज कितने के बराबर है, उसका फेज बच्चे आपके पास कितना है। अब अगर मैं यहां पर आगे चलूं, इसका मतलब क्या हो गया? मैं अगर आपको ये बोलता हूं फोकस करना, मैं आपको यहां पर एक सिंपल सी इक्वेशन देता हूं, बड़ी सिंपल सी इक्वेशन देता हूं। अब मैं kx को ड्रॉप कर सकता हूं, मैं यहां पर kx को ड्रॉप कर सकता हूं, कोई जरूरी नहीं है यहां पर, इसके लिए कोई बहुत बड़ी जरूरत बात नहीं है। आप इस kx को ड्रॉप कर सकते हो। चलो हम kx को ड्रॉप कर देते हैं, चीजों को बहुत ईजी कर लेते हैं। तो मेरे पास y इज इक्वल टू, मेरे पास a साइन ऑफ, यहां पर मैं 30 डिग्री ले लेता हूं, और y डैश इज इक्वल टू a साइन ऑफ 60 डिग्री। ये दोनों चीजें सेम है कि डिफरेंट है? मुझे एक बात बताओ, ये दोनों चीजें मेरे पास सेम है कि डिफरेंट है? मुझे एक चीज बताओ, सेम है कि डिफरेंट है? ये डिफरेंट है, क्योंकि इनके फेज अलग अलग है। इन फेजेस के अलग अलग होने का मतलब बच्चा हमारे पास क्या है कि जब वेव ट्रेवल कर रही है
तो इन वेव्स के अंदर जब आप आगे बढ़ते रहोगे, टाइम आगे बढ़ता रहेगा, टाइम आगे चलता रहेगा, तो आपके पार्टिकल की लोकेशन, उनके डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की लोकेशन आपके पास डिफरेंट डिफरेंट होगी। यानी कि वो जो पार्टिकल्स हैं वो आपके पास क्या कर रहे होंगे, अलग अलग पोजीशंस के ऊपर अपने आप को प्लेस करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं आपको बिल्कुल इन डेप्थ बता रहा हूं, हमारे पास यहां पर इसका मतलब क्या आ गया, इसका मतलब ये आ गया कि मेरे पास यहां पर पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2 और ये पार्टिकल 3, और मान लिया जाए कि ये वेव आपके पास इस तरीके से आपके पास ट्रेवल कर रही है, ये टोटल टाइम टी के बराबर। और मैं आपको ये बोलता हूं, जरा t इज इक्वल टू, फोकस करना, t इज इक्वल टू t/12 पे देखो कि पार्टिकल कहां पर है। यानी कि t यहां पर आपको भी पता है कि ये t/2 हो जाएगा, ये t आपके पास 4 है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि t/12 पे जो पार्टिकल है वो इस वक्त कहां पर होगा, इस वेव जो बन रही है वो कहां पर होगा, जरा चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास y इज इक्वल टू a साइन ऑफ, मैंने बोला kx को हटा देते हैं चीजों को समझने के लिए, तो 2π/t मल्टीप्लाइड बाय, मैंने t की वैल्यू कितनी बोल दी बच्चे, बताओ शाबाश, t/12। ये हमारे पास यहाँ पर कैंसल, π/6। अब बताओ, पाई का मतलब 180, 6 का मतलब 180/6 30, तो y की वैल्यू कितने के बराबर है बच्चे, a/2। यानी कि जो पार्टिकल इस वेव का हिस्सा बन रहा है वो इस वक्त आपके पास कहां पर लोकेटेड है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे। ये पार्टिकल हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे लोकेटेड है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड पे लोकेटेड है। ये पार्टिकल अपनी अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं, ये सारे पार्टिकल्स हैं, कोई बहुत ऊपर है, कोई बहुत, ये अपनी जगह थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं। जब आप इनकी पोजीशन को आपस में मैच करते हो तो वेव बनती है। मेरी बात को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। कोई पार्टिकल है जो बिल्कुल मिड पॉइंट पर है, कोई हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पे, कोई मैक्सिमम पे, फिर कोई हाफ ऑफ एम्पलीट्यूड पर, ऐसे। तो ये वेव नहीं है, ये वेव डिस्टर्बेंस है बेसिकली। तो हम मीडियम के पार्टिकल्स के जो सन है उनको हम क्या कर रहे हैं बच्चे, आपस में जोड़ रहे हैं, तो हमें वेव दिखाई देती है। ऐसे जो वेव आपको नजर आ रही है वो मीडियम के पार्टिकल्स की इंस्टेंटेनियस लोकेशन के क्या बच्चे, लोकस है, आप उनको आपस में जोड़ रहे हो, तो ये फेज है। अगर यहां पर मेरे को फेज समझ में आता है तो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। और अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है बच्चे, जो कि इससे भी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट वेव्स। अब जो मेरे पास डिफरेंट वेव्स होती है, द डिफरेंट वेव्स, जो मेरे पास डिफरेंट वेव्स होती हैं हैव डिफरेंट फेजेस। जो डिफरेंट वेव्स होती हैं उनके हमारे पास क्या होती है, डिफरेंट आपके पास फेजेस पॉसिबल हो सकते हैं। उन सब के बच्चे हमारे पास डिफरेंट फेजेस पॉसिबल हो सकते हैं। और अब हमारे पास यहां पर आता है विच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ वेव। और ये मैं आपको +1 से करवा रहा हूं, रिमेंबर, ये मैं आपको यहां पर +1 का टॉपिक दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या कहता है, इफ, अगर मेरे पास 2 और मोर वेव्स, 2 या मोर वेव्स, 2 या 2 से ज्यादा वेव्स, 2 और मोर वेव्स आपके पास कम एट सिंगल पॉइंट, कम एट सिंगल पॉइंट, कम एट सिंगल पॉइंट, कम एट सिंगल पॉइंट, having a phase difference between them, having a phase difference between them, इनके बीच के अंदर हमारे पास एक फेज डिफरेंस है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि एक वेव का पार्टिकल मीन से थोड़ा ऊपर लोकेटेड है और दूसरे का बच्चे मीन से थोड़ा अलग डिस्टेंस पे लोकेटेड है, दोनों एक जगह पे नहीं। If the two or more waves comes at a single point having a आपके पास phase difference, having a phase difference between them, then the resultant of these two waves, अब resultant of these two waves, the resultant of these two waves is the, अब ध्यान से समझना, is the vector addition, is the vector addition, is it is the vector addition of the amplitude
of the amplitude of these two waves. Vector addition of the amplitude of these two waves. Vector addition of the amplitude of these two waves. टू और या फिर मोर वेव्स। तो सबसे पहले ये कहना क्या चाहता है, हम +1 में इसको पढ़ के आते हैं, +1 से हमको ये सिखाया जाता है, लेकिन ये मैं बोल रहा हूं इसका मतलब ये बच्चा मत समझ ऐसे में आप हमको डिमोटिवेट करें। अरे भाई नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, ये बताने का एक तरीका होता है। ये बताने का इसलिए भी तरीका होता है क्योंकि कई बच्चे पढ़ रहे होते हैं और कई बच्चे हमें बताते नहीं कि सर हम भी पढ़ रहे हैं, हमने किसी को नहीं बताया पर हम सीख चुके हैं, हम ये चेक कर रहे हैं कि सर आपको कितना आता है। कई बच्चे पढ़ के आते हैं, ये उन बच्चों के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता क्या, +1 के हिसाब से ये बोलता है कि अगर मेरे पास यहाँ पर कहीं पर कोई एक वेव का सोर्स है, ये देखिए ये वेव का सोर्स है, और सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक और वेव का सोर्स है और ये दोनों के दोनों सोर्सेस वेव को आपके पास एमिट कर रहे हैं। वेव यहाँ पहुंच रही है और वेव यहाँ पर भी पहुंच रही है। ये दोनों वेव्स इस पॉइंट पर जाकर क्या हो रही है, सुपर इम्पोज आपस में ऐड हो रही है। तो उन्होंने बोला कि अगर मेरे पास इसमें से एक वेव है, आपके पास y1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ बच्चा हमारे पास ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स, ध्यान से समझना, और दूसरी वेव मेरे पास किसके बराबर है, a2 साइन ऑफ, हाँ दोनों की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी मैच करनी चाहिए, ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ 5। अब ये पंगा है बच्चा हमारे पास, ये हमारे पास है, यानी कि हमारे पास जो एक वेव है वो तो नॉर्मल है, लेकिन दूसरी वेव के फेज के अंदर ये फेज है प्लस ये चीज है। अगर बोला जाए कि इनके बीच का फेज डिफरेंस कितने के बराबर है, क्या जवाब दोगे? इनके बीच का फेज डिफरेंस कितने के बराबर है? आप जवाब दोगे ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ 5 एंड माइनस ऑफ मेरे पास ओमेगा टी माइनस ऑफ के एक्स। ये देखो फेज डिफरेंस बन गया। जब मैं ओपन करूंगा तो ओमेगा टी से ओमेगा टी और के एक्स से के एक्स कैंसिल, तो बताओ फेज डिफरेंस कितने के बराबर आ जाता है? ये फेज डिफरेंस मेरे पास 5 के बराबर आ जाता है। नाउ ये फेज डिफरेंस मेरे पास किसके बराबर आ गया? आपके पास 5 के बराबर आ गया। और अब पॉइंट आता है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि इन दोनों वेव को मिलाकर जो नई वेव बनेगी वो वेक्टर एडिशन होगी। अब जिस बच्चे को वेक्टर एडिशन नहीं आता वो अभी मुझे बता दे, क्योंकि फिर आगे चल के ये पंगा ना पड़े कि सर हमें तो नहीं आता था, हम आपसे पूछना भी चाह रहे थे लेकिन हम शर्मा गए, हमें शर्म आ गई क्योंकि ये हमारे फ्यूचर से रिलेटेड था। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इन दोनों के बीच का वेक्टर एडिशन। वो क्या है, हम ये बोल रहे हैं कि जो एक वेव है, सपोज इसका एम्पलीट्यूड a1, तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड a1 है, ध्यान से समझना, और मेरे पास जो दूसरी वेव है उसका एम्पलीट्यूड a2 है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये दोनों वेव सेम है कि डिफरेंट है? तो ये दोनों वेव डिफरेंट है। कैसे? यहाँ पर ओमेगा टी माइनस के एक्स है और ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ऑफ 5 है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच क्या फेज डिफरेंस ऐसे बताया जाएगा, एक a1 और दूसरा मेरे पास a2, और ये इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस आ गया 5 के बराबर। और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ जो +1 में पढ़ते हैं, वो इन दोनों वेव्स का रिजल्टेंट दे देगी। तो हमारे पास यहाँ पर इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा। क्या रिजल्टेंट आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 इंटू कॉस ऑफ 5। ये वेक्टर एडिशन, यानी कि दो वेव्स। अब आप समझ, हम धीरे धीरे सब्जेक्ट डेवलप कर, हम धीरे धीरे इस पॉइंट तक पहुंचेंगे कि मेरे पास अगर दो वेव्स हैं, मुझे वेव ऑप्टिक्स समझनी। वेव ऑप्टिक्स तब समझ में आती है जब दो वेव्स आपस में जुड़ती हैं, जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ ऐड होती है। ये थोड़ी ना कि मैंने बोल दिया कि ये वेव है, मैंने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बता दिया, रिफ्रैक्शन बता दिया, वो तो न्यूटन भी बता रहा था, वो तो न्यूटन भी समझा रहा था। लेकिन चलो एक गलती उससे हुई, पर एंगल आई और आर में से एक बड़ा एक छोटा तो बन रहा था ना, दिक्कत तो कोई नहीं थी। तो यहां पर इसने एक्स्ट्रा क्या चीज बताई? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब होता है जहां पर दो अलग अलग वेव्स अलग अलग सोर्सेस से आकर क्या होती है बच्चे, आपस में मिलती हैं, और जो नया एम्पलीट्यूड बनता है दोनों वेव्स को मिलके,
वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है। अगर ये चीज है सही है तो हम उसको वेव मानते हैं, लाइट को भी हम वेव मानेंगे, अदरवाइज हम वेव नहीं मानेंगे। पहले इस पेज के ऊपर कोई भी चीज है, बेटा मैंने क्या बोला, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ताकत वाला लेक्चर। बाकी ये चीज अगर आपने सीख ली तो बेटा फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप आगे से आगे अपने आप सीखते जाओगे, आगे के लेक्चर आपको अपने आप समझ में आते जाएंगे। तो कोई चीज अगर पूछनी है बगैर डरे बगैर शर्माए पूछो, शाबाश, बगैर डरे और बगैर शर्माए, चाहे आप वेक्टर एडिशन ही क्यों ना पूछ लो, मैं करवा दूंगा इसमें से एक एक चीज, लेकिन आप पूछो। Y2 वाली इक्वेशन में 5 बता देना कैसे है। क्या बेटा? सिर्फ Y2 वाली इक्वेशन में 5 बता देना कैसे है। 5 हमने एज्यूम किया लड़के, 5 हमने एज्यूम किया, हमने ये एज्यूम किया कि यहाँ पर जो वेव्स हैं उनके बीच में एक फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कैसे हो गया? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जनरल केस है, जनरल का मतलब फेज डिफरेंस की अब आपके पास कितनी वैल्यू हो सकती है ये भी मैं बता देता हूँ, याद रखना। जो हमारा फेज है बच्चे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये फेज बच्चे 0 डिग्री से के बराबर और उससे बड़ा से लेके बच्चे 180 तक वेरी कर सकता है। फेज डिफरेंस इन दोनों के बीच में वेरी कर सकता है। मेरी बात को समझ गया? दो वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो हमारे पास 0 से लेके 180 के बीच में वेरी कर सकता है। ये हमने एज्यूम किया लड़के। क्यों एज्यूम किया? फिर बच्चा बोलता है क्यों एज्यूम किया, तभी तो हम समझा पाएंगे ना कि वेव आपके पास ऐड कैसे होती है। जब अलग अलग फेजेस में से वेव आती है तो वो कैसे ऐड होती है। अब ये हमारे पास 5 हम एज्यूम करते हैं +1 में भी और +2 में भी। हम बोलते हैं दो अलग अलग जगहों से आपके पास वेव आ रही है, तो ये जरूरी थोड़ी ना कि उनके बीच में फेज डिफरेंस ही ना हो बच्चे, फेज डिफरेंस हो भी सकता है। तो बोले कितने से कितने हो सकता है, तो 0 से 180। अब 0 का मतलब क्या है? दोनों वेव के इकट्ठे क्रस्ट आ रहे हैं, दोनों वेव के इकट्ठे क्या आ रहे हैं? ट्रफ आ रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये देखो दो वेव्स आई तो एक का क्रस्ट आया तो उसी जगह पे दूसरे का भी क्रस्ट आ गया, तो ऐसे एक वेव आई उसका क्रस्ट आ गया दूसरे का भी क्रस्ट आ गया, या एक का ट्रफ आया दूसरे का भी ट्रफ आया। देखना मेरी बात को ध्यान से समझना, ये क्रस्ट दूसरी वेव का भी क्रस्ट आ गया इसी पॉइंट पर, पी पॉइंट के ऊपर, है ना। और या फिर दूसरे वेव का आपके पास पहले का ट्रफ आया दूसरे का भी ट्रफ आया। अब हम इस केस में बोलते हैं 0 डिग्री का फेज डिफरेंस। वहां पर फाई की वैल्यू क्या होगी लड़के? वहां पर फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 डिग्री। आई बात कुछ समझ में? हो सकता है ना कि एक वेव का क्रस्ट आ रहा है तो बोले सर दूसरे का भी क्रस्ट उसी जगह पे आ गया, तो क्या होगा? तो हम बोलेंगे 0 फेज डिफरेंस। यानी ये वेव एक जैसी एक टाइम पर एक जैसा काम कर रही है, तभी तो 0 फेज डिफरेंस है। जैसे आज रिपब्लिक डे की परेड हुई तो लोग क्या करते हैं बच्चे, जो जितने लोग होते हैं उनके इकट्ठे हाथ ऊपर और इकट्ठे पीछे जाते हैं, तो हम बोलते हैं 0 फेज डिफरेंस। सबके हाथ इकट्ठे ऊपर इकट्ठे पीछे, इकट्ठे ऊपर इकट्ठे पीछे, 0 फेज डिफरेंस। एक का क्रस्ट आ रहा है दूसरे का भी क्रस्ट आ रहा है उसी जगह पे उसी टाइम पर, और एक का ट्रफ आ रहा है दूसरे का भी ट्रफ आ गया उसी जगह पे उसी टाइम पे, 0 फेज डिफरेंस। क्लियर हो गया लड़के? लेकिन एक और केस हो सकता है, बताओ क्या? जहां पर मेरे पास एक वेव का क्रस्ट आ जाए और दूसरे का क्या आ जाए बच्चे? ट्रफ आ जाए। अब बताओ इनका फेज डिफरेंस कितने के बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री। ये 180 डिग्री आ जाएगा क्योंकि एक अपना क्रस्ट दे रही है उस जगह पे और उसी जगह पे उसी टाइम पे दूसरे का ट्रफ आ जाता है। तो आप बोलते हो ये ऑपोजिट जा रही है, एक ऊपर जाना चाहती है, एक वेव मीडियम के पार्टिकल को कहां पर लेके जाना चाहती है? ऊपर की तरफ, और एक कहां पर लेके आना चाहती है? वो बोलती है मीडियम के पार्टिकल तुम नीचे जाओ। तो ये दोनों वेव्स किसी के पास जा रही है तो वो पार्टिकल बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा, बोलेगा यार ये वेव मुझे बोल रही है मैं ऊपर जाऊं और दूसरी वेव बोल रही है मैं नीचे जाऊं, तो फेज डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 0 डिग्री। आ रही है बात समझ में? कुछ बात समझ में आ रही है गर्व? हेलो गर्व? यस सर, आ रही है। अच्छा, अब ये तो बच्चे दो केसेस हो गए, लेकिन अगर मैं जर्नल बात करूं, तो बच्चे मैं फाइल लेके चलूंगा। मैं बोल सकता हूं कि चलो कोई भी एंगल हो सकता है 0 और 180 के बीच में। लेकिन इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपके सिलेबस में सिर्फ 0 डिग्री और 180 डिग्री ही है। आपके सिलेबस के अंदर क्या है बच्चे? 0 डिग्री और 180 डिग्री है। ये मैं क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि एक दो ऐसे क्वेश्चन आपको और मिलेंगे जहां पे टीचर आपकी नॉलेज को चेक करता है कि ये बच्चा रटा रटाया काम तो नहीं कर रहा। क्योंकि लाइट वेव्स के केस में
या तो 0 डिग्री हम फेज लेते हैं या फिर 180 लेते हैं। वो एक नेक्स्ट लेवल की बात हो रही है, क्योंकि वो +2 की बात हो रही है। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? +1 में क्या सिखाया जाता है? +1 में ये सिखाया जाता है कि 2 वेव्स मिल रही हैं और उन दोनों वेव्स के अंदर हमारे पास 2 अलग अलग जगहों से वेव आई और उनके बीच में फेज कैसे? जैसे हम समझ सकते हैं, क्रस्ट और क्रस्ट में 0 फेज होता है, ट्रफ और ट्रफ में 0 फेज होता है, क्रस्ट और ट्रफ में 180 का फेज होता है। ऐसा कोई फेज आपके पास हो सकता है? तो ये मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। अब आगे चलते हैं। इसका मतलब अगर ये मेरे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है आल्सो, अब ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमारी इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है? एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। देयरफॉर अब इंपॉर्टेंट है, जो इंटेंसिटी का रिजल्टेंट आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ये बच्चा हमारे पास आएगा I1 प्लस ऑफ I2, ये इंटेंसिटी है, तो ये 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 इंटू कॉस ऑफ फाइव, ये हमारे पास है। ये हमारे पास रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी। दिस इज इन टर्म्स ऑफ द इंटेंसिटी, और ऊपर वाला हमारे पास क्या आ गया? एम्पलीट्यूड। ये अब पहली चीज मैं आपको सिखाता हूं। अब एक क्वेश्चन में, और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सबको पता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन सबको पता है? हाँ या ना बच्चे? अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको पता है तो अब मैं अगर क्वेश्चन लिखता हूं तो यू शुड बी एबल टू क्रैक दैट क्वेश्चन। मेरे पास एक वेव है y इज इक्वल टू 3 साइन ऑफ ओमेगा टी, अब मैं kx को हटा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी वेव है y2 इज इक्वल टू, मेरे पास है 6 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ऑफ, मेरे पास आ गया π/6। और मैं आपको बोलता हूं फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। शाबाश, बताओ कैसे करोगे? इन दोनों वेव से जो मुझे रिजल्टेंट वेव मिलेगी, रिजल्टेंट वेव, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, बताओ कैसे निकालोगे? अब तो बच्चे पता हो जाना चाहिए। ये मेरे पास A1 आ गया, नाउ दिस इज A1, ये मेरे पास क्या आ गया? A2 आ गया। ताकि समझ में आ रही है ना बात? अब बताओ, अगर ये A1 है, ये A2 है, तो इन दोनों वेव्स के बीच का फेज डिफरेंस क्या है? कोई बच्चा देख सकता है? यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, ये साइन ओमेगा टी प्लस π/6 है, प्लस π/6 है, प्लस π/6 है, क्योंकि यहाँ पर प्लस π/6 है तो ये फेज डिफरेंस आ गया। ये बात दिमाग में रहनी चाहिए। इस वजह से अब हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ, जल्दी बता दो, ये मेरे पास आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू कॉस ऑफ, मेरे पास क्या आ जाएगा? π/6। सो दिस इज कॉस ऑफ π/6, यानी कॉस ऑफ 30 डिग्री। जल्दी बता दो आगे क्या आंसर आ जाएगा? 9 प्लस 16 प्लस ऑफ 18 इंटू 2 36 इंटू √3/2, तो इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है 25 प्लस ऑफ 18 √3। ये अब आगे आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। तो क्या मुश्किल है? सब, मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत मुश्किल चीज है कि आप कर ही नहीं पाओगे, आप सर हम कर ही नहीं पाएंगे। अरे यार, 2 वेव दे रखी है। फिर से पूछ यथार्थ, बोलो बेटा। 9 प्लस 36 नहीं है? 9 प्लस, हाँ 36 आएगा, 36 आएगा। 9 प्लस 36, मेरे को लगा मैंने 4 लिखा। 9 प्लस 36 आएगा। बाकी तो ठीक है ना बच्चे? तो 9 प्लस 36 कितना आ जाएगा बच्चे हमारे पास? 9 प्लस 36 कितना आ जाएगा? 9 प्लस 36 कितना आ जाएगा? 45। तो ये बच्चे हमारे पास 45। आई एम सॉरी फॉर दैट, कई बार हो जाता है, मेरे को लगा हम 4 का स्क्वायर करें, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो कुल मिलाकर बच्चे ये हमने वो इंट्रोडक्शन ली जो कि सारे फसाद की जड़ है। यानी कि अब मुझे 2 वेव्स को आपस में ऐड करने का तरीका पता लग गया। और अगर याद करो, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी यही कॉन्सेप्ट था। आप 2 वोल्टेजेस को डायरेक्ट ऐड करते हो, नहीं ऐड करते ना? आप कैसे ऐड कर रहे थे? और वहां पर भी वोल्टेजेस और करंट ऐसे लिखे जाते थे। हाँ सर, बिल्कुल। तो सेम चीज है बच्चे, सेम चीज है। अब पता लगा, जिस बच्चे का +1 के अंदर वेव्स अच्छा है, ऑसिलेशन अच्छा है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट और फिर वेव ऑप्टिक्स को
वो बच्चे वो तो समझेगा ही नहीं इसको कुछ भी, वो बोलेगा अरे यार ये क्या चैप्टर डाल दिया सर, ये चैप्टर तो पूछा नहीं जाना चाहिए। जैसे टीचर मुझे यहाँ पर बोलता है मेरे पास एक वेव है जिसकी इंटेंसिटी है मान लिया जाए 4i के बराबर, और मेरे पास दूसरी वेव है जिसकी इंटेंसिटी है 9i के बराबर, और इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो मेरे पास π/3 के बराबर, π/3 के बराबर है। मुझे रिजल्टिंग इंटेंसिटी बतानी है, फाइंड द रिजल्टिंग इंटेंसिटी ऑफ द वेव। मुझे रिजल्टिंग इंटेंसिटी बता देनी है किसके बच्चे, वेव की। मुझे रिजल्टिंग इंटेंसिटी बता देनी है किसके बच्चे, वेव की। सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, देखो कैसे करना। हमारे पास रिजल्टिंग इंटेंसिटी किसके बराबर है, I1 प्लस ऑफ I2 प्लस ऑफ 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट ऑफ I2 इंटू कॉस ऑफ π/3। ये ध्यान देख लेना, यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाता है। एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला डिफरेंट है, इंटेंसिटी का डिफरेंट है। 4i प्लस 9i प्लस ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ 4i अंडर रूट ऑफ 9i कॉस ऑफ π/3 कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 कितना होता है, हाफ, ये कैंसिल हो जाएगा। दिस विल बी 13i प्लस ऑफ ये 2 इंटू 3 6, तो बच्चा हमारे पास कितना 6i, तो बताओ इंटेंसिटी कितने के बराबर आ जाएगी, 19i। तो यहाँ पर अगर कोई टीचर मुझे अब दो अलग अलग वेव्स की इंटेंसिटी देके बोलता है इन दोनों वेव्स को मिलाकर जो नई वेव बनेगी उसकी इंटेंसिटी क्या है, तो बेटा अब फेज डिफरेंस तय करेगा उन दोनों वेव्स का कि रिजल्टिंग इंटेंसिटी क्या हो। चलिए सो अभी के लिए हम इतना करते हैं, बाकी चीजें अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, तब तक आप इसको पढ़ के